वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी पढ़ेंगे आज। देखिए, ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार महाद्वीपों का निर्माण हुआ। हमने एक सिद्धांत पढ़ा था। हमने सिद्धांत के अंतर्गत ये पढ़ा था कि प्राचीन समय में जितने भी महाद्वीप हैं वो एक ही थे पहले। ये जो सिद्धांत दिया था हमने उसके नाम की भी बात की थी कि जो अल्फ्रेड वेगनर है उसने ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। उसके पक्ष के प्रमाण पढ़ रहे थे, हम एविडेंस पढ़ रहे थे कि ऐसे कौन कौन से पक्ष हैं जिससे पता लगता है कि प्राचीन समय में सारे महाद्वीप एक थे। हमने देखा था सबसे पहले महासागरों के साम्य वाली बात की थी, चट्टानों के आयु की बात की थी। आज पढ़ते हैं टीलाइट की, थोड़ी बात कर लेते हैं। टीलाइट टीलाइट ध्यान से सुनेंगे। टीलाइट क्या मतलब, क्या होता है। टीलाइट एक प्रकार की चट्टानें हैं। किस प्रकार की चट्टानें हैं? औषधि प्रकार की क्या है ये चट्टानें हैं। आपको पता होगा चट्टानें 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है चट्टानें? 3 प्रकार की। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें। जमीन में, भूगर्भ में, धरती के अंदर चट्टानें 3 प्रकार की हैं। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें। ज्वालामुखी के लावे से बनी हुई, जिसमें सब बहुत सारी चीज़ें हैं, राख वगैरह, कचरा, कण, दोनों को मिलने से, रूप बदलने से कायांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ। तो जो टीलाइट है वो एक प्रकार की चट्टानें हैं और इनका निर्माण हिमानी निक्षेपण से हुआ है। निक्षेपण शब्द आया है निक्षेपण। क्या मतलब होता है निक्षेपण का, वो भी हमको समझना पड़ेगा। देखिए, 2-3 शब्द होते हैं बड़े महत्वपूर्ण। एक तो होता है अपरदन, एक होता है अपक्षय, अपक्षय, एक होता है निक्षेपण। देखिए, निक्षेपण के बाद हम निक्षेप भी पढ़ेंगे, तो इन शब्दों का मतलब पता होना जरूरी है। पहले समझते हैं अपरदन कि अपरदन क्या होता है। अपरदन पढ़ें तो ये धरती है, इस पर मिट्टी है, पानी का वेग तेज था। पानी का वेग क्या था? तेज था। तो यहाँ से मिट्टी चली गई और दूसरे स्थान पर निकल गई, वहाँ से हट गई। वहाँ से क्या हो गई? हट गई। तो वो था आपका अपरदन। क्या था? अपरदन। पानी से भी हो सकता है, हवा से भी हो सकता है कि भाई यहाँ पर ऐसे दोहरा था, हवा तेज आई, यहाँ से मिट्टी हटी, यहाँ आ गई। कहाँ पर आ गई? यहाँ पर आ गई। तो इसका मतलब यहाँ से मिट्टी हट गई, यहाँ पर आ गई, तो इसको कहते हैं अपरदन। क्या कहते हैं? अपरदन। ठीक है। और अपक्षय का मतलब क्या होता है कि जैसे ये चट्टान है, ये टूट कर यहीं जमा हो गई, तो उसका अपक्षय हो गया। ठीक है, वो टूट गई, क्षय हो गया उसका, ये ध्यान रखना है आपको। और निक्षेपण का मतलब क्या होता है कि मिट्टी यहाँ से उड़कर यहाँ आई तो यहाँ जमा हो गई, तो उसे भी आकृति बनती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो उससे जो आकृति बनती हिम के टूटने से, वो भी एक प्रकार का दे सकते हैं कि कोई हिम है, कोई चट्टान है, वो टूट गई है,
बिखर गई हैं तो उससे भी आकृति बनती हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि अलग अलग प्रकार के श्रेणियों में इस प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती है, जिससे पता लगता है कि प्राचीन समय में इनकी जलवायु एक जैसी थी। उसकी हमने बात कर ली थी, ये ध्यान रखना है आपको। आगे हम पढ़ेंगे कि प्लेसर निक्षेप, प्लेसर निक्षेप या प्लेसर डिपोसाइट, डिपोसिट्स भी कहते हैं। तो प्लेसर डिपोसिट, तो ध्यान देंगे कि प्लेसर निक्षेप क्या होता है। प्लेसर निक्षेप का मतलब हुआ कि किसी स्थान पर प्राचीन समय में जो जमा हुआ है, जैसे मान लो समुद्र का तल है और ये पानी है, तो जैसे मान लो कि अंदर ही ज्वालामुखी विस्फोट हुई, अंदर भी सब कचरा जमता गया, अलग अलग चीज़ें जमती गई तो निक्षेप बन गया। क्या बन गया? प्लेसर निक्षेप। और अगर मैं इस प्रकार भी इसमें लाइन खींचूँ तो दोनों तरफ जो होगा वो होगा प्लेसर निक्षेप, कि जैसा यहाँ निक्षेप है दूसरा निक्षेप भी वैसा यहाँ है। मतलब क्या हुआ कि जो धरती के अंदर जो निक्षेप हैं वो एक जैसे हैं। कहाँ? जब हम गाना के तट पर सोने के बड़े निक्षेप देखते हैं और उनकी जो वहाँ पर सोना युक्त शिराएँ हैं, अगर वो ब्राज़ील में देखें तो दोनों जगह पर पाई जाती हैं। ये भी ध्यान रखना है। जैसे हमने मानचित्र की बात की थी कि ये दक्षिण अमेरिका का मानचित्र है और इस प्रकार से यहाँ पर अफ्रीका का मानचित्र। तो यहाँ पर जो गाना है और यहाँ जो ब्राज़ील है, यहाँ जो निक्षेप है वहाँ का निक्षा यहाँ पर भी है, तो दोनों में समानता यहाँ पाई गई है। अतः कि जो सोने का निक्षेप है, मतलब जो सोने का जो जमाव है यहाँ पर ब्राज़ील में पठार से उस समय के निकले होंगे, ऐसा माना जाता है उस समय। और इस प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ का जो पठार है उस वैसा निक्षेप यहाँ पर पाया गया है। तो अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन समय में एक जैसे थे। तो ये भी एक कारण आता है। फिर आता है जीवाश्मों का वितरण। जीवाश्मों का वितरण, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्मों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। यदि समुद्री अवरोधकों के दोनों विपरीत किनारों पर अगर हम जल और स्थल में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की बात करें तो दोनों समान रूप से पाई जाती है यहाँ और यहाँ पर। मतलब यहाँ जो पानी में इस जगह पर जो जीव जंतु हैं, यहाँ पर भी उस पानी में वैसी जीव जंतु हैं। यहाँ जो इसके किनारे जो जीव जंतु रहते हैं स्थल पर, तो यहीं इस किनारे पर इस प्रकार के जीव जंतु रहे होंगे। इस प्रकार के हमको जीवाश्म मिले हैं। अगर हम व्याख्या करें तो इससे संबंधित की जो लेमूर है, क्या लेमूर, तो जो लेमूर हैं एक प्रकार से जीव जो भारत और मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये तीन जो भाग हैं, मेडागास्कर ये अफ्रीका है, यहाँ पर ये अफ्रीका हो गया, यहाँ पर जो है वो है मेडागास्कर। और आपको पता होगा कि इस प्रकार से यहाँ पर भारत है। तो भारत में जो यहाँ लेंगुर मिलते हैं वो यहाँ पर भी मिलते हैं और यहाँ पर भी मिलते हैं। इसका मतलब बाकी और कहीं नहीं है, तो यहाँ इसलिए है। तो ऐसा माना जाता है कि तीनों पहले एक ही स्थल खंड थे। इसका मतलब जो लेमोरिया हैं, लेंगूर हैं, इसके अलावा जो लेमूर हैं और लेमूर के अलावा जो लेमोरिया हैं उसकी उपस्थिति को स्वीकारा गया है। एक और जीव जंतु है मेसोसारस, जिसका नाम है
मेसोसारस। ये भी एक रेंगने वाला जीव है जो खाने पानी में रहता है। तो इसकी जो अस्थियां हैं वो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण केप प्रांत में और ब्राज़ील के इरावद शैल समूह में ही मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक ही स्थान थे, जो इनके बीच की जो दूरी है वो 4800 किलोमीटर है। तो इसके ब्राज़ील का यहाँ जो भाग है इरावद शैल समूह है, और जो केप टाउन है या कैप है दक्षिणी कैप, यहाँ और यहाँ जो भाग हैं वो दोनों एक जैसे मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक ही जुड़े हुए थे, एक ही महाद्वीप के खंड हैं। तो ये सब कारण हैं। इस कारणों की हमने बात कर ली, जो ये बताते हैं कि पहले सारे महाद्वीप एक जैसे थे। आखिर विस्थापन हुआ क्यों महाद्वीप जो पहले एक पेंजिया के रूप में थे, पूरे पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं वो पहले एक पेंजिया के रूप में थे, क्या कारण था कि ये बिखर गए, ये पेंजिया टूट गया, स्थलखंड में अलग अलग महाद्वीप के रूप में अलग अलग स्थलखंड के टुकड़े बन गए? तो कुछ कारण है इसके, कुछ नियम है, उसमें से हम पढ़ेंगे। पहला जो नियम है वो है प्रवाह संबंधित बल। कुछ बल लगे थे, जिसमें पहला जो बल है वो है प्रवाह संबंधित बल, फोर्स ऑफ या फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। तो ड्रिफ्टिंग जो बल है, प्रवाह संबंधित बल, उसकी वजह से माना जाता है कि इनका विखंडन हुआ या अलग अलग हो गए। वेगनर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत है उसके अनुसार दो कारण बताए। कितने कारण बताए? दो कारण बताए। एक तो बताया पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल। तो बल का नाम है पोलर फ्लिंग फोर्स, PFF। एक तो बल ये बताया है वेगनर ने। दूसरा जो कारण बताया है, जो बल बताया है, वो है ज्वारीय बल। कौन सा बल? ज्वारीय बल, टिडल फोर्स। अब देखो क्या संबंधित है एक ही चीज। पहले बात करते हैं पोलर फ्लिंग फोर्स। अगर हम पहले ध्रुवीय फ्लिंग बल की बात करें तो ये जो बल है ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पृथ्वी के घूर्णन से। और हम जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति गोल जैसी बिल्कुल नहीं है, बीच में एक उभरी हुई आकृति है पृथ्वी की, इस प्रकार की, जिसको अंडाकार कहते हैं। पृथ्वी एकदम बिल्कुल गोल नहीं है, इस प्रकार की आकृति है। जो भूमध्य रेखा है वहाँ से उभरी हुई थोड़ी, ये एक बात है, सत्य है, ध्यान रखना है आपको। ये उभार जो है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से आया है। मतलब ये जो उभार इस तरफ आया है, पृथ्वी जैसे घूम रही है, तो इसकी वजह से ये चीज़ बाहर निकली है, ये उभार आया है। तो ये बल जो है वो ध्यान रखना है आपको। दूसरा जो बल है वो है, उस बल में वैगनर ने बताया कि जो ज्वारीय बल है, जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? सन और मून से संबंधित है। ज्वार भाटा का नाम सुना होगा। पूर्णिमा के दिन समुद्र में पानी ऊपर उठता है, फिर वापस नीचे आता है। ऊपर उठने को ज्वार, नीचे बैठने को भाटा कहते हैं। ये समझना है आपको। तो जो ज्वार पैदा होता है महासागरों में, वो भी एक कारण है
इस पैंजिया को बिखरने का, इससे अलग अलग होने का और अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण होने का। तो ये विस्थापन का एक बहुत बड़ा कारण दिया वैगनर ने, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन ये दोनों कारण ऐसा जो वैज्ञानिक हैं वो सही नहीं मानते हैं, उन्होंने कुछ और भी कारण दिए हैं वैज्ञानिक ने। उन वैज्ञानिक के कारणों की बात हम करेंगे आज। अब पढ़ेंगे एक सिद्धांत जो वैज्ञानिक ने देता है, वो है संवहन धारा सिद्धांत। संवहन धारा सिद्धांत। तो कौन सा पढ़ेंगे? संवहन धारा सिद्धांत या कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़ेंगे या संवहन धारा सिद्धांत पढ़ेंगे। सिद्धांत तो याद रखना है। दरअसल 1930 में या इसी के दशक में एक व्यक्ति था जिनका नाम था आर्थर होम्स। क्या नाम था? आर्थर होम्स। इसने बताया कि जो मेंटल भाग हैं, मेंटल की हमने बात की थी, पृथ्वी के आंतरिक भूभाग पढ़ा था मेंटल। तो इसने कहा कि जो मेंटल भाग है उसमें संवहन धाराओं का प्रभाव है और उससे संबंधित उसने संभावना व्यक्त की है। किससे संबंधित? संवहन धारा से संबंधित। होम्स ने क्या कहा? होम्स ने तर्क दिया कि जो पूरा मेंटल का जो भाग है वो इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। उस मेंटल वाले भाग में कुछ धाराएं हैं और उस प्रवाह बलों की व्याख्या उसने प्रस्तुत की। उसने बताई कि उसके आधार पर जो चीज़ें की, उसने जो प्रयास दिया। लेकिन ये जो वर्तमान समय के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने इस सिद्धांत को नहीं माना, इस सिद्धांत को नहीं माना। तो ये संवहन धारा सिद्धांत आर्थर होम्स देते हैं। हमने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी, अगर आपको पता है कि भाई ऊपर भूपट्टी, फिर मेंटल, फिर क्रोड, फिर मेंटल और भूपट्टी, तीन अलग अलग भाग पढ़े थे हमने। उसने क्या कहा कि जो मेंटल है उस मेंटल के नीचे अलग अलग प्रकार की धाराएं हैं। ये जो धाराएं हैं वो रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। इसने जो कहा कि जो धाराएं उत्पन्न होती हैं यहाँ इस मेंटल में वो रेडियो एक्टिव के तत्वों की वजह से होता है और ये गति प्रदान करते हैं। इस प्रकार से एक पूरा तंत्र जाल बताया यहाँ धाराओं का। वर्तमान समय के लोग ऐसा नहीं मानते वैज्ञानिक। उन्होंने कुछ अलग ही कहा। इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ अलग चित्रण दिया, मानचित्रण दिया। जैसे तो उन्होंने दिया महासागरीय अधस्तल का मानचित्रण। महासागर का अधस्तल का मतलब होता है जमीन के नीचे वाला तल। ये जमीन है, ये समुद्र का तल है। उस तल के नीचे का जो तल है, समुद्र का जो तल है उसका नीचे वाला तल। तो अधस्तल का मतलब क्या हुआ कि भाई ये समुद्र की सतह है और ये ज़मीन है, तो ये पानी ऊपर है ना, तो ये ज़मीन को जो बोलते हैं वो अधस्तल बोलते हैं। तो महासागर का जो पानी वाला नीचे जो तल है उसका उन्होंने मानचित्रण दिया है। तो हम पढ़ेंगे मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर। ठीक है।
तो ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। महासागरों की जो बनावट है और उसके आकार से संबंधित अनेक प्रकार की खोजें हुई हैं। अलग अलग शोधकर्ता अलग अलग बातें बताते हैं। काफ़ी खोज के बाद में पता लगा कि जो महासागर है, उस महासागर के नीचे जो तल है, अदृश्य तल है, वो कोई मैदान नहीं है। क्या नहीं है? मैदान नहीं है। बिल्कुल उसमें भी ऊंचा वक्ष पाया जाता है, मतलब कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर नीचे पाया जाता है उच्च वाले भाग में। जब दूसरा विश्व युद्ध हो गया, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, महासागरीय जो अदृश्य तल है उसका निरूपण से संबंधित अभियान चला कि उनके अंदर क्या है, उसके उच्चावच से संबंधित बात जानकारी प्राप्त करने लगे और पता लगा कि निचले वाले भाग के अंदर बहुत सारी जलमग्न अलग अलग प्रकार की खाया है, पर्वतीय कटके बनी हुई है। क्या बनी हुई है? पर्वतीय कटके बनी हुई हैं और खाया बनी हुई है समुद्र के अंदर। जब अपने खोज नहीं की थी तो अपन क्या समझते थे कि समुद्र के अंदर जो बीच होगा वो कोई मैदान होगा, समतल जगह होगी। लेकिन सेकेंड विश्व युद्ध के बाद में जब खोजबीन की तो पता लगा कि अंदर तो ऊंचा वक्ष है, ऊपर नीचे चीज़ें हैं, इसमें कहीं खारा, कहीं गहरी गहरी खाया बनी है, तो कहीं पर पर्वतीय कटक यानी पर्वतों की इस प्रकार की श्रृंखलाएँ बनी हुई हैं, ऐसा माना जाता है। अलग अलग जानकारियाँ मिलती हैं और ऐसी माना जाता है कि जो महाद्वीप के किनारे पर इस प्रकार की हमको खाया और कटके मिली हैं और मध्य महासागरीय कटके ज्वालामुखी उद्गार के रूप में बनी होगी, उसके सक्रिय होने से अधिक पाई जाती है कि बीच में सक्रिय होगी। और महासागरीय पर्वती की चट्टानों के काल निर्धारण ने तथ्य स्पष्ट किया कि महासागरों के नितल की जो चट्टानें हैं वो महासागरों में जो चट्टानें पाई गई हैं वो महाद्वीप के अंदर पाई जाने वाली चट्टानों से तुलना करें तो वो नवीन है। क्या है? न्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि महासागरों में जो पर्वतीय कटके हैं पानी के अंदर, वो सब महाद्वीपों की अपेक्षा नवीन है, नई है, बाद में आई हुई है ज्वालामुखी विस्फोट से, ऐसा माना जाता है। ठीक है। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें अगर देखें तो जो कटक से बराबर की दूरी पर है तो उनकी आयु संरचना में भी आश्चर्यचकित समानता पाई जाती है। मतलब जो यहाँ अगर कोई कटक है और यहाँ पर भी महाद्वीप के अंदर भी कोई कटक है तो उसमें क्या है, समानता पाई जाती है, एक जैसी लगती हैं, ऐसा भी कहा गया है। तो ये इस प्रकार की महासागरीय अध्ययन स्थल का मानचित्रण था, ये ध्यान रखना आपको। अब पढ़ते हैं महासागरीय अध्ययन स्थल की बनावट किस प्रकार की है। ओशन फ्लोर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम। तो हेडिंग हो जाएगी हमारी महासागरीय अध्ययन स्थल की बनावट, मतलब ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, महासागरीय अध्ययन स्थल की बनावट, ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो उसकी बात हम करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए वीडियो इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, क्या करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, और किताब से भी इस टॉपिक को पढ़ना है आराम से, 2-3 बार समझ में आ जाएगा। और आप मैपिंग के माध्यम से इसके बारे में और भी देख सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही।
ये टॉपिक जो है वो अगली वीडियो में पढ़ा जाएगा। ठीक है।